नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आज हम पढ़ेंगे स्टील स्ट्रक्चर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है बीम्स। बीम्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेजर कंसिडरेशंस इन बीम डिज़ाइन। मेजर कंसिडरेशन में आता है कि beams must be adequately proportioned for strength in bending, taking into consideration the local and inertial instability of the compression flange, and also the selected beam section must develop the necessary shear strength and the bearing strength. तो इसका मतलब ये है कि जो बीम है उसको किस तरह से प्रोपोर्शन किया जाना चाहिए कि वो स्ट्रेंथ इन बेंडिंग, है ना, एडिक्वेटली प्रोपोर्शनड फॉर स्ट्रेंथ इन बेंडिंग। तो बीम में ये कहा गया है कि बीम को एडिक्वेटली प्रोपोर्शन किया जाना चाहिए फॉर स्ट्रेंथ इन बेंडिंग, टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ द लोकल एंड लेटरल इंस्टेबिलिटी ऑफ द कंप्रेशन फ्लांज एंड ऑल्सो द सेलेक्टेड बीम सेक्शन must develop the necessary shear strength and the bearing resistance. तो जो कंप्रेशन फ्लांज है, मैं तुमको समझाता हूँ कि ये आई सेक्शन क्या होता है। आई सेक्शन में क्या होता है कि एक जो टॉप वाला पोर्शन होता है आई सेक्शन में, ये मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ। ये डायग्राम है आई सेक्शन का, ये रहा ये डायग्राम है आई सेक्शन का। आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि ये आई सेक्शन है। ठीक है। तो ये आई सेक्शन का डायग्राम है। इसमें जो विड्थ है उसको हम क्या बोलते हैं, BF। उसकी जो डेप्थ है उसको हम बोलते हैं स्मॉल डी। उसको स्मॉल डी से हम डिनोट करते हैं, उसको स्मॉल डी से हम डिनोट करते हैं। और जो इसकी वेब की थिकनेस है उसको हम स्मॉल TW से डिनोट करते हैं। और जो टोटल डेप्थ है उसको हम कैपिटल D और H से डिनोट करते हैं। ये अब मैं तुमको ये थोड़ी सी इंग्लिश भी समझाना चाहता हूँ कि इंग्लिश में जो H है उसको क्या है कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो क्या बोलते हैं, H। तो वो H नहीं होता है, वो H होता है, H। तो H है ना। तो ये मैंने थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, सीखी हुई है। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट है मेजर कंसिडरेशन इन बीम डिजाइन में कि बीम्स मस्ट बी एडिक्वेटली प्रोपोर्शनड फॉर स्ट्रेंथ इन बेंडिंग, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द लोकल एंड लेटरल इंस्टेबिलिटी ऑफ द कंप्रेशन फ्लांज एंड आल्सो द सेलेक्टेड बीम सेक्शन मस्ट डेवलप द नेसेसरी shear strength एंड द bearing resistance। तो shear strength और bearing resistance जो है वो बीम में होना बहुत ज़रूरी है। अब इसको समझाने का मुझे नहीं लगता कि जो भी सिविल इंजीनियर्स हैं वो shear strength तो जानते ही होते हैं कि होती क्या है shear strength, और bearing resistance को भी वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि bearing resistance क्या होती है। ये सब वो अच्छे तरीके से जानते हैं, तो उसको समझाने की बार बार कोई ज़रूरत नहीं है। और नहीं अगर समझ में आए तो आप उसे गूगल भी कर सकते हैं। The beam section must be proportioned for stiffness, keeping in view that their deflections and deformations are within the limits as specified under service load conditions. Okay, तो बीम सेक्शंस को हमको क्या करना चाहिए कि प्रोपोर्शन करना चाहिए स्टिफनेस के अंदर। स्टिफनेस कितना होता है, स्टिफनेस का डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि स्टिफनेस क्या होती है। स्टिफनेस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि स्टिफनेस का मतलब होता है कितनी पैक्ड है, कितना टाइटली पैक्ड है वो स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिफनेस। ठीक है। तो स्टिफनेस, द बीम सेक्शन मस्ट बी प्रोपोर्शनड फॉर स्टिफनेस, कीपिंग इन व्यू दैट देयर डिफ्लेक्शंस एंड डिफॉर्मेशंस आर विद इन लिमिट्स एज स्पेसिफाइड अंडर सर्विस लोड कंडीशंस। तो जो बीम सेक्शन है उसको स्टिफनेस के लिहाज से प्रोपोर्शन किया जाना चाहिए
और उसको डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन को लिमिट्स के अंदर रखना चाहिए, और उसको सर्विस लोड कंडीशंस को भी हमें देखना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि द बीम सेक्शन मस्ट बी प्रोपोर्शन फॉर इकोनॉमी ऑल्सो बाय पेइंग ड्यू अटेंशन टू द ग्रेड ऑफ स्टील टू यील्ड। अब ये जो तीसरा पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि जो भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए। जो स्ट्रक्चर है वो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं होगा तो उसे बायर्स उसके कम होंगे, क्योंकि नॉट मोर पीपल आर इकोनॉमिकली स्टेबल, एंड स्पेशली इन कंट्री लाइक इंडिया जो थोड़ा सा डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे इतने इकोनॉमिकली स्टेबल पीपल नहीं हैं। रिच क्लास इज एक्सेप्शन। लेकिन इंडिया में क्या है कि हमको इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा जोर देना होता है। तो अब द बीम सेक्शन मस्ट बी प्रोपोर्शन फॉर इकोनॉमी ऑल्सो पेइंग ड्यू अटेंशन टू द ग्रेड ऑफ स्टील टू ईट। तो ग्रेड ऑफ स्टील को हमें एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह नोट करना चाहिए, क्योंकि ग्रेड ऑफ स्टील इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट whenever we cover whenever we go to buy any type of steel, what we look in that steel, हम उस स्टील में देखते क्या है? उस स्टील में हम सिर्फ एक चीज देखते हैं और वो है ग्रेड ऑफ स्टील। एस्थेटिक अपीयरेंस को हटा दिया जाए तो ग्रेड ऑफ स्टील इज द ओनली थिंग जो हम उसे स्टील को देखते हैं, वो है ग्रेड ऑफ स्टील। अब ग्रेड ऑफ स्टील कितने टाइप्स की होती है? स्टील अलग अलग प्रकार की होती है। पहला होता है कास्ट आयरन, फिर होता है माइल्ड स्टील, फिर होता कास्ट आयरन, फिर होता है माइल्ड स्टील, फिर होता है माइल्ड स्टील के बाद होता है HYSD बार्स, और HYSD बार्स के बाद होता है Fe500D, Fe500, बहुत सारी बार्स होती हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं बीम्स के बारे में। दूसरा है अचीविंग द ऑप्टिमम बेंडिंग रेजिस्टेंस। द बीम मटेरियल मस्ट बी डिस्प्लेस्ड ऑफ फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस एज फार एज पॉसिबल टू हैव लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम सेक्शन। द वेब एरिया मस्ट बी सफिशिएंट इनफ टू हैव एडिक्वेट शीयरिंग रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या है कि जो बीम मटेरियल है उसको न्यूट्रल एक्सिस से डिस्प्लेस मैं इसको समझ रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू लुकिंग इनटू दिस पॉइंट दैट व्हाट इज दिस रिटन इन दिस पॉइंट, अचीविंग द ऑप्टिमम बेंडिंग रेजिस्टेंस। तो हम क्या कर रहे हैं कि बीम में ऑप्टिमम बेंडिंग रेजिस्टेंस को अचीव करना चाह रहे हैं। जो बेंडिंग रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टू बेंडिंग क्या होता है? बेंडिंग रेजिस्टेंस अगर ऑप्टिमम नहीं होगा तो क्या क्या उसके रिपरकशंस होंगे वो हमें देखना पड़ेगा। द बीम मटेरियल मस्ट बी डिस्प्लेस्ड ऑफ फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस एज फार एज पॉसिबल टू हैव large moment of inertia of the beam section. The web area must be sufficient enough to have adequate shearing resistance. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रिंसिपल क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रिंसिपल ये होता है कि जो मतलब जितना ज्यादा आर होगा, AR स्क्वायर, M इज इक्वल टू AR स्क्वायर, एरिया इनटू रेडियस का स्क्वायर, तो जितना ज्यादा आपका रेडियस होगा उतना ही ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब ज्यादा होगा तो क्या होगा कि शेयरिंग रेजिस्टेंस जो है, शेयरिंग रेजिस्टेंस है वो एडिक्वेट होगी। तो ये बहुत सिंपल सा पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि बीम डिजाइन, अब इसमें एक और चीज़ है। एक चीज़ ये है कि द मैक्सिमम मोमेंट एंड मैक्सिमम शेयर इन द बीम अकर एट डिफरेंट सेक्शंस, हाउएवर इवन इफ दे आर फाउंड एट द सेम सेक्शन द इंटरेक्शन इज नेग्लेक्टेड। तो जो मैक्सिमम मोमेंट है, मैक्सिमम शेयर है बीम में एट डिफरेंट सेक्शंस पे, है ना, मैक्सिमम मोमेंट है, मैक्सिमम शेयर है बीम में डिफरेंट सेक्शन में, however if they are found in the same section इंटरेक्शन इज नेग्लेक्टेड। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम मोमेंट है और मैक्सिमम शेयर है जो कि बीम में है अलग अलग सेक्शंस पे, लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि जो सेम सेक्शन है ना, जो सेम सेक्शन है उस पे क्या है, इनका इंटरेक्शन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन अलग अलग सेक्शन पे
वो होते हैं। जो मैक्सिमम मोमेंट और मैक्सिमम शियर जो आता है बीम पे वो अलग अलग सेक्शंस पे आता है, लेकिन अगर वो एक सेम सेक्शन पे आता है तो उनके इंटरेक्शन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये इसका पॉइंट है, ठीक है। अब अगला पॉइंट ये है कि बीम डिजाइन इज मेड कॉम्प्लिकेटेड बाय द फिनोमेना ऑफ लेटरल बकलिंग ऑफ द बीम और बकलिंग ऑफ कंप्रेशन फ्लांज और इट्स वेब पोर्शन। ठीक है, अब ये जो बीम डिजाइन है इसको कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बना दिया गया है क्योंकि लेटरल बकलिंग ऑफ द बीम और बकलिंग ऑफ कंप्रेशन फ्लांज और इट्स वेब पोर्शन। बीम डिजाइन इज मेड कॉम्प्लिकेटेड बाय द फिनोमेना ऑफ लेटरल बकलिंग ऑफ द बीम और बकलिंग ऑफ कंप्रेशन फ्लांज और इट्स वेब पोर्शन। अब इसमें क्या है कि जो बीम डिजाइन है उसको कॉम्प्लिकेटेड कैसे बन गया, इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैसे हुई बीम डिजाइन। बीम डिजाइन जो है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हुई क्योंकि इसमें बकलिंग आ जाती है। बकलिंग किसकी आ जाती है, कंप्रेशन फ्लांज की भी आ सकती है या वेब पोर्शन की भी आ सकती है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वेब कौन सा होता है और फ्लांज कौन सा होता है। एक और बार अगर आपको देखना है तो आप इसमें देख सकते हैं कि व्हाट इज वेब एंड व्हाट इज फ्लैंज। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि वेब क्या होता है और फ्लैंज क्या होता है। जो मिडिल वाला पोर्शन है उसको हम वेब बोलते हैं। जो लॉन्ग स्ट्रेट रॉड की तरह जो पोर्शन है उसे हम वेब बोलते हैं, और जो अपर का जो टी सेक्शन वाला जो पोर्शन है उसे हम वेब बोलते हैं। नीचे वाले को भी हम फ्लांज बोलते हैं। फ्लांज मिडिल वाले सेक्शन को हम वेब बोलते हैं, और ऊपर के जो दोनों हैं, ऊपर और नीचे के जो दोनों हैं उन्हें फ्लांज बोलते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि beam design is made complicated by the phenomena of lateral buckling of the beam or buckling of compression flange or its web portion। बीम डिजाइन है उसको कॉम्प्लिकेटेड कैसे बना दिया गया है, फिनोमिना ऑफ लेटरल बकलिंग ऑफ द बीम, मतलब जो लेटरल बकलिंग है बीम की उसे बीम डिजाइन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड बन गई है, और द बकलिंग ऑफ कंप्रेशन फ्लांज और इट्स वेब पोर्शन। तो जो ये कंप्रेशन फ्लांज की जो बकलिंग है या इसके वेब पोर्शन की जो बकलिंग है वो भी हो सकती है, तो इसीलिए जो बीम डिजाइन है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हुई। Another problem with beam design is the depth of the beam section. Increasing the depth of a beam increases the flexural resistance, reduces the resistance to lateral web buckling. तो जो दूसरी प्रॉब्लम क्या है बीम डिजाइन की वो ये है कि जो डेप्थ ऑफ द बीम सेक्शन है उसकी एक और प्रॉब्लम है कि जो डेप्थ ऑफ द बीम सेक्शन है वो एक और प्रॉब्लम है बीम डिजाइन की। अब जितनी हम डेप्थ बढ़ा देंगे, बीम की डेप्थ हम जितनी बढ़ा देंगे वो उसकी फ्लेक्सरल रेजिस्टेंस को उतना ही ज़्यादा इंक्रीज करेगी, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस टू लेटरल और वेब बकलिंग रिड्यूस कर देगी। ठीक है, अगर हम डेप्थ ऑफ द बीम बढ़ा देंगे तो इसकी फ्लेक्सरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो रेजिस्टेंस टू लेटरल और वेब बकलिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब वेब के अंदर जो बकलिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी अगर डेप्थ बढ़ा दी जाएगी तो। Increasing depth of the beam increases the flexural resistance, reduces the resistance to lateral or web buckling। मतलब फ्लेक्सरल रेजिस्टेंस तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन लेटरल और वेब बकलिंग की जो रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाएगी अगर हम डेप्थ बढ़ा देंगे तो। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है। नॉर्मली यूज बीम सेक्शंस आर ऑफ ओपन टाइप wherein the majority of the material is distributed in flanges away from the center of the gravity of the beam section. That enhances the in-plane flexural resistance of the beam section. Also, open sections are very convenient to making the connections with other members and alike. अब इसमें ये क्या कह रहा है कि जैसे अब ये स्टील स्ट्रक्चर जो है वो सबसे डिफिकल्ट मैं मानता हूँ सब्जेक्ट है। स्टील स्ट्रक्चर जो है वो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है पूरी सिविल इंजीनियरिंग का, मैं मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से, लेकिन इसको भी मैं सिंप्लीफाई करके आपको पढ़ाना की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगले पॉइंट में ये कह रहे हैं कि जो नॉर्मली यूज बीम सेक्शन है वो कैसे होते हैं, ओपन टाइप होते हैं, लेकिन द मेजॉरिटी ऑफ द मटेरियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फ्लैंजेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बीम सेक्शन। तो ये मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूर रहता है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूर रहता है और वो
सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बीम सेक्शन से दूर रहता है और वो फ्लैंजेस में जो होता है वो मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन होता है। जो आप इसको सेक्शन को देख सकते हैं, सेक्शन कैसा होता है कि जो वेब होता है वो तो छोटा सा होता है और जो फ्लैंजेस होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो जो मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन है वो जो सेंट्रोइड है उससे बहुत दूर होता है और वो वेब पोर्शन में, वो फ्लैंज पोर्शन में होता है। जो मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन होता है वो फ्लैंज पोर्शन में होता है। ठीक है, अब इसका ओपन सेक्शन का ड्रॉबैक क्या होता है? ओपन सेक्शन में 3 टाइप के कुछ टाइप्स के सेक्शन आ जाते हैं ओपन सेक्शन में। जैसे पहला स्क्वायर होलो सेक्शन, दूसरा रेक्टेंगुलर होलो सेक्शन, तीसरा सर्कुलर होलो सेक्शन। होलो सेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? ओपन सेक्शन। अब जैसे कोई टनल है, टनल हॉलो होती है तो उसके अंदर से हम मूव कर सकते हैं, तो उसे हम ओपन सेक्शन बोलते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मली यूज बीम सेक्शंस होती है वो ओपन टाइप की होती है। ठीक है, जो नॉर्मली यूज बीम सेक्शंस होती हैं वो ओपन टाइप की होती है। तो इसमें क्या होता है कि ये इनहेंस कर देती है इन प्लेन फ्लेक्सुरल रेजिस्टेंस ऑफ द बीम सेक्शन। ऑल्सो ओपन सेक्शंस आर वेरी कन्वीनियंट मेकिंग द कनेक्शंस विद अदर मेंबर्स एंड अलाइक। अब जो मेजर ड्रॉबैक होता है ओपन सेक्शन का वो क्या होता है कि जो ओपन सेक्शन होते हैं वो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ में बहुत वीक होते हैं और वीक इन फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ अबाउट माइनर एक्सिस ऑल्सो द टॉर्सनल रेजिस्टेंस। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ में वीक होते हैं और टॉर्सनल रेजिस्टेंस भी इनकी जो होती है वो कम होती है। ठीक है, तो ये है हमारा ड्रॉबैक ऑफ ओपन सेक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो मैंने आपको बेसिक एक इंट्रो दे दी है कि बीम्स होती क्या है। बीम्स के बारे में एक इंट्रो दिया गया है और बीम्स तो ये होती हैं। ठीक है, तो ये तो होती है बीम्स, लेकिन अब इसमें आपको प्लास्टिक एनालिसिस भी आ जाता है, फिर आता है लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ बीम्स, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। तो ये बहुत ही डीप जाने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें क्या है, हमको पूछा क्या जाएगा भाई, जो एई और जेई के एग्जाम्स होते हैं उनमें हमें क्या क्या पूछा जाता है, तो हम उन पर एक प्रकाश डालने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाता है, करते हैं। प्रकाश डालने की प्रक्रिया को हम प्रारंभ करते हैं कि वो प्रकाश डालने की वो प्रक्रिया क्या है। वो प्रक्रिया क्या है कि हम इन पॉइंट्स को पढ़ लें और उन्हें हम एग्जामिनेशन में करके आए तो हमारे मार्क्स जो है वो अच्छे आ जाए। तो वो उसको हम जोड़ डालेंगे, क्योंकि हमने ये बेसिक तो सीख लिया कि बीम होता क्या है, बीम जो है वो होता क्या है वो तो हमने सीख लिया है। लेकिन अब हम क्या करेंगे जी, प्रकाश डालेंगे ऐसी चीज़ों पर जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम उस चीज़ पे प्रकाश डालने की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अब लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ बीम्स क्या होती है ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ बीम्स का मतलब सीधा सीधा ये है कि बकलिंग टेंडेंसी कितनी है बीम की। बकलिंग टेंडेंसी जो है वो बीम की वो कितनी है, बकलिंग टेंडेंसी जो है वो बीम की वो कितनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ द बीम्स। ठीक है, अब लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ द बीम्स का मतलब है कि जो बकलिंग टेंडेंसी है बीम की वो कितनी है। अब बकलिंग क्या होती है, कंप्रेशन फ्लांज में भी हो सकती है। बकलिंग जो होती है वो सिंपल बीम के अंदर भी हो सकती है। बकलिंग जो होती है वो डिफ्लेक्शन इन ट्रांसवर्स प्लेन भी हो सकती है। बकलिंग जो है वो बकल्ड पोजीशन इन मिड स्पान भी हो सकती है। बहुत सारी पोजीशंस होती हैं जिसमें बकलिंग हो सकती है। तो बकलिंग के बहुत सारे फिनोमेना होते हैं। अब लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ अच्छा, अब इसमें क्या है कि आई जेड इज मेड कंसिडरेबली लार्जर देन आई वाई। आई जेड जो है वो आई वाई से लार्जर है, तो इसमें क्या होता है, ठीक है। अब हम इसमें हम करते क्या है कि जो आई जेड है वो आई वाई से हम बहुत बड़ा बनाते हैं। अब इसमें आई जेड क्या होता है, आई वाई क्या होता है, इनको हमको समझना होगा। आई जेड जो होता है वो जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आई जेड होता है, और आई वाई क्या होता है, जो वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आई वाई होता है। ठीक है, तो ये होता है। तो जो बकलिंग टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, जैसे कि जो रेशियो ऑफ आई जेड और आई वाई है वो बढ़ता है तो बकलिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, बकलिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है।
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेशियो आई जेड अपॉन आई वाई है वो बढ़ता है तो बकलिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें पढ़ना नहीं है और बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको हमको पढ़ना है। तो वो पॉइंट्स हम देखते हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम एंड कैंटिलीवर बीम्स। इनकी इफेक्टिव लेंथ्स को हमको पढ़ना है। उनमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सबसे पहला ये है कि जो फुली रिस्ट्रेंड, मैं आपको ये आपको शो कर देता हूँ। ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा कि जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम्स हैं वो उनके बारे में आपको दिख रहा होगा कि क्या है वो, और वो इनके फॉर्मूलाज क्या हैं। जो इफेक्टिव लेंथ फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम्स है वो सबसे पहला तो ये है कि बोथ फ्लांजेस फुली रिस्ट्रेंड। बोथ फ्लांजेस जब फुली रिस्ट्रेंड होती है तो जो लोडिंग कंडीशन है वो नॉर्मल में 0.7 इंटू एल होती है और वो डिस्टेबलाइजिंग में 0.85 इंटू एल होती है। जब कंप्रेशन फ्लांज फुली रिस्ट्रेंड है तो वो नॉर्मल में 0.75 इंटू एल होती है और डिस्टेबलाइजिंग में 0.9 इंटू एल होती है। अब लोडिंग कंडीशन में नॉर्मल लगा दिया है और डिस्टेबलाइजिंग लगा दिया है। इसका क्या मीनिंग है, या नॉर्मल और डिस्टेबलाइजिंग का क्या मीनिंग है? लोडिंग कंडीशन नॉर्मल कब होती है, लोडिंग कंडीशन डिस्टेबलाइजिंग कब होती है, उसमें भी। अब लोडिंग कंडीशन ये है कि नॉर्मल लोडिंग लग रही है तो उसे हम नॉर्मल बोलेंगे। और डिस्टेबलाइजिंग, इसमें डिस्टेबलाइजिंग का मतलब ये है लोड इज नॉट एक्टिंग थ्रू शियर सेंटर कॉजिंग डिस्टेबलाइजेशन। नॉर्मल लोडिंग का मतलब है कि लोड जो है वो नॉर्मल शियर सेंटर पे जो लोड है वो लग रहा है। और डिस्टेबलाइजिंग का मतलब है कि जो लोड है वो शियर सेंटर पे नहीं लग रहा है। तो जब लोड शियर सेंटर पे लग रहा है तो फिक्स बीम में 0.7 एल, शियर सेंटर पे नहीं लग रहा है तो 0.85 एल। जब कंप्रेशन फ्लांज, अब ये जब वो दोनों फ्लांजों को हमने रिस्ट्रेन कर दिया है तो शियर सेंटर पे लगने पर 0.7 एल और शियर सेंटर पे नहीं लगने पर 0.85 एल। और जब कंप्रेशन फ्लांज को हमने रिस्ट्रेन कर दिया है तो शियर सेंटर पे लगने पर 0.75 एल और शियर सेंटर पे ना लगने पर 0.9 एल। और जब दोनों फ्लांजेस को हमने पार्शियली रिस्ट्रेन कर दिया है तो कंप्रेशन फ्लांज पे लगने पर, ये शियर सेंटर पे लगने पर 0.8 एल और शियर सेंटर पे ना लगने पर 0.95 एल। तो ये तीन तो हमने पढ़ लिए, ठीक है। तो अब ऐसे ही इसके फॉर्मूलाज हैं जो कि आप इजीली किसी भी हैंडबुक से पढ़ सकते हैं और बहुत आसानी से आप इसे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ बीम्स इन बेंडिंग, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ लेटरली सपोर्टेड बीम। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ लेटरली सपोर्टेड बीम्स क्या होती है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ लेटरली सपोर्टेड बीम्स क्या होती है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ लेटरली सपोर्टेड बीम्स क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे पहले हम एक छोटा सा इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि वेब बकलिंग जो है वो फ्लैंज बकलिंग से लेस क्रिटिकल है। क्यों? वेब बकलिंग जो है वो फ्लैंज बकलिंग से लेस क्रिटिकल है, इसलिए क्योंकि बकलिंग स्ट्रेसेस इवन फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम्स आर जनरली मच हायर देन फॉर फ्लैंजेस। बकलिंग स्ट्रेसेस जो है वो सिंपली सपोर्टेड बीम्स के जो बकलिंग स्ट्रेसेस है इवन फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम्स आर जनरली मच हायर देन फॉर फ्लांजेस। बकलिंग स्ट्रेसेस जो है वो सिंपली सपोर्टेड बीम्स के वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द फ्लांजेस। एज कंडीशंस आर जनरली मोर फेवरेबल फॉर वेब। जो एज कंडीशंस है वो वेब में मोर फेवरेबल होती है। एज कंडीशंस जो कि हमने बताई थी कि एज कंडीशंस क्या होती है। एज कंडीशंस का मतलब होता है कि जैसे सिंपली सपोर्टेड या फिक्स बीम्स, वो सब।
एज कंडीशन यानी एज पे जो एजिस पे जो कंडीशंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एज कंडीशंस. इवन इफ वेब बकलिंग अकर्स, it is less critical than flange buckling, since there exist several ways in which post buckling strength may be developed. अगर वेब बकलिंग होती है तो वो फ्लैंज बकलिंग से लेस क्रिटिकल होती है, तो इसमें क्या होता है कि पोस्ट बकलिंग स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है, पोस्ट बकलिंग स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है. तो बीम डिज़ाइन के जो इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस है वो है मोमेंट, शेयर, डिफ्लेक्शन, क्रिपलिंग, बकलिंग, लेटरल सपोर्ट. और इसमें आप क्रिपलिंग, बकलिंग और लेटरल सपोर्ट को तो बिल्कुल रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब कुछ बीम्स ऐसी होती हैं जो कि लेटरली रिस्ट्रेंड होती है. लेटरली रिस्ट्रेंड बीम्स कौन सी होती है? बीम्स ऑफ प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट शेप्स with lateral support throughout have nominal flexural strength equal to plastic moment capacity of the beam section. तो जो nominal flexural strength है वो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी के इक्वल हो जाती है, तो उन बीम्स को क्या बोलते हैं? प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट. फॉर अ बीम एडिक्वेटली सपोर्टेड अगेंस्ट लेटरल टोर्सनल बकलिंग, द फैक्टर डिजाइन मोमेंट एट द सेक्शन ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द डिजाइन फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ द section. Here the assumption is that the web of the beam is stocky. इसका मतलब ये है कि d by tw जो है वो लेस देन इक्वल टू है 67 एप्सिलॉन से, 67 एप्सिलॉन. अब इसमें एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन रूट ओवर एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू मैं आपको देखकर बताता हूँ कि एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है. एप्सिलॉन मुझे याद था, हाँ एक सेकंड में आपको बस इसको मैं एक बार लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कि एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है. एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो जी मैंने क्या है कि ये जो स्टील स्ट्रक्चर है मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ. मैं स्टील स्ट्रक्चर्स को मैंने पढ़ाया नहीं था, पहले भी नहीं पढ़ाया था और कभी नहीं पढ़ाया था, मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ स्टील स्ट्रक्चर्स को. तो ये एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन आ गया रूट ओवर 250 अपॉन एफ वाई. रूट ओवर 250 अपॉन एफ वाई को हम क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन. रूट ओवर 250 अपॉन एफ वाई. एफ वाई क्या है? ग्रेड ऑफ स्टील. एफ वाई क्या है? ग्रेड ऑफ स्टील. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन. तो इसमें यह है कि अजम्पशन हम बनाते हैं कि वेब ऑफ द बीम जो है वो स्टॉकी है, यानी डी बाई टी डब्ल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू है 67 एप्सिलॉन से. तो फिर डी इज द डेप्थ ऑफ द बीम एंड एफ टी डब्ल्यू इज द थिकनेस ऑफ द बीम. डी जो है वो डेप्थ ऑफ द बीम है और टी डब्ल्यू जो है वो थिकनेस ऑफ द बीम है. इन बीम्स विद प्लास्टिक कॉम्पैक्ट एंड सेमी कॉम्पैक्ट फ्लैंजेस एंड स्टैंडर्ड वेब, डी बाई टी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन 67. द वेब इज प्रोन टू शेयर बकलिंग बिफोर यील्डिंग. जो वेब है वो शेयर बकलिंग के लिए शेयर बकलिंग हो सकती है वेब में, यील्डिंग से पहले शेयर बकलिंग हो सकती है. देयर इज नो शेयर बकलिंग, द नॉमिनल शेयर रेजिस्टेंस इक्वल्स प्लास्टिक शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बीम सेक्शन. तो जब शेयर बकलिंग नहीं होती है तो जो नॉमिनल शेयर रेजिस्टेंस है वो प्लास्टिक शेयर स्ट्रेंथ के बराबर होती है. ठीक है, तो ये तो था हमारा लेटरली डिफरेंट बीम्स के बारे में. तो अब बीम्स के बारे में हमने पढ़ लिया है थोड़ा बहुत, काफ़ी हद तक. अब इसमें एक चीज़ हमें ये ज़रूरी है जानने की कि अगर डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ जो है वो लेस देन 0.6 VD है, 0.6 VD. VD का मतलब क्या है? VD का मतलब है, VD का मतलब क्या है? VD का मतलब है शेयर फोर्स. आई थिंक VD का मतलब है डिज़ाइन शेयर फोर्स. VD का मतलब है डिज़ाइन शेयर फोर्स. तो अगर D बाई टी डब्ल्यू, तो अगर ये जो यहाँ VD जो है शेयर स्ट्रेंथ जो है वो लेस देन 0.6 VD है, जो डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ जो है वो 0.6 इंटू डिज़ाइन शेयर फोर्स से कम है, 0.6 इंटू डिज़ाइन शेयर फोर्स से कम है, तो इसको क्या बोलेंगे हम?
ये इसमें क्या होगा, लो शेयर केस होगा, लो शेयर केस। और लो शेयर केस में क्या होगा कि जो मोमेंट, डिज़ाइन मोमेंट है वो हो जाएगा बीटा बी इंटू जेड पी एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट। और इसमें क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएंगे 1.2 जेड ई एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट और 1.5 जेड ई एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट। तो 1.2 कब आएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम्स में, और 1.5 कब आएगा, कैंटिलीवर बीम्स में। ठीक है, तो जब वन डी बाई टी डब्ल्यू जो है वो ग्रेटर देन 67 एप्सिलॉन है तो वेब इज लाइकली टू अंडरगो शेयर बकलिंग है। मतलब जब डी बाई टी डब्ल्यू ग्रेटर देन 67 एप्सिलॉन है तो वेब में शेयर बकलिंग हो जाएगी। ठीक है, और इसको हमने क्या प्लेट गाइडर्स में किया है। और जब डी बाई टी डब्ल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 67 एप्सिलॉन है तो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ जो है वो लिटिल सपोर्टेड बीम में ऐसे कंप्यूटेड की जाएगी। 67 एप्सिलॉन से अगर कम है डी बाई टी डब्ल्यू तो केस 1 होगा लो शेयर केस का, जिसमें v इज लेस देन इक्वल टू 0.6 VD है। v जब लेस देन इक्वल टू 0.6 VD है तो डिजाइन मोमेंट कैपेसिटी जो है वो बीटा बी इंटू जेड पी एफ आई अपॉन गामा एम नॉट, जिसमें 1.2 का हम कांस्टेंट का इसमें ऐड कर देंगे, सिंपली सपोर्टेड है, और 1.5 कर देंगे तो वो कैंटिलीवर हो जाएगा, उसमें लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये है 1.2 कब आएगा, सिंपली सपोर्टेड में, और 1.5 कब आएगा, वो आएगा कैंटिलीवर में। तो ये था कुछ बीम्स के बारे में, हमने कुछ पढ़ा था बीम्स के बारे में, बीम्स के बारे में पढ़ा था। अब इसका बीम्स का जो पार्ट 2 है उसमें हम वेब क्रिपलिंग को कवर करने वाले हैं, पर्लिन क्या होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं बीम्स पार्ट 2 में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।